क्वेश्चन थर्ड ये था, थ्रो लाइट ऑन सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देखो इंडिया का कैसा है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की जाती है, ताकि आपका स्मूथ फंक्शनिंग हो किसका, आपके फेडरेशन का। तो वहीं पर एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिलेशनशिप चाहिए होता है आपका सेंट्रल स्टेट के बीच में। सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से टैक्सेस, रेवेन्यू, ग्रांट्स या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएंगी सेंट्रल स्टेट के बीच में, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या आपका बेसिस होता है सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप के लिए मैंने शॉर्ट लिख रखा है। The financial relations between central and states are mainly based on, तो वो आपका जो आर्टिकल्स होता है 268 से लेकर 293 कॉन्स्टिट्यूशन में उस पे बेस्ड होता है, और इसके साथ साथ जो आपकी रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की उस पे ये आपका बेस्ड होता है। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। ठीक है, मेन फीचर्स क्या होते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, पहला आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पावर्स। The constitution clearly divide taxing power between सेंट्रल स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बताता है कि जो टैक्सिंग से रिलेटेड पावर है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड होगा। तो पहला है टैक्स लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, मतलब ऐसे टैक्स जो आपके लगाए और कलेक्टेड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा। उसमें क्या क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है आपका एक उसमें। ठीक है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी, और इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी। ये वो सारे टैक्स है जो लीव्ड और कलेक्टेड किए जाते हैं आपके सेंटर के द्वारा। अब जो स्टेट के द्वारा लगाए और कलेक्टेड किए जाएंगे उसमें आ जाएगा आपका लैंड रेवेन्यूज हो गया, जैसे स्टेट की जो एक्साइज होती है वो आ गया। इसके साथ साथ आपकी स्टैंप ड्यूटी, और जो भी आपके टैक्सेस किस पे लगते हैं, व्हीकल्स पे। जो ये टैक्सेस होते हैं इनको यूज किया जाता है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पावर तो हमने देख लिया सेंट्रल स्टेट के बीच में। अब टैक्स रेवेन्यू कैसे शेयर किया जाता है, सेकंड है सम सेंट्रल टैक्स लाइक। अब कुछ सेंट्रल टैक्स हो गए जैसे इनकम टैक्स हो गया और जीएसटी, वो आपके शेयर किए जाते हैं किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में। अब वो शेयर डिसाइड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन की, कितना स्टेट का होगा कितना सेंटर का होगा। दिस हेल्प स्टेट टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, तो वो हेल्प करता है स्टेट को उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में। तो टैक्स रेवेन्यू भी हमने बता दिया कि सेंटर के कुछ टैक्सेस जो होते हैं, सेंट्रल कुछ टैक्सेस इनकम जीएसटी सेंट्रल स्टेट के बीच में शेयर किए जाते हैं। शेयर डिसाइड फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है कि कितना सेंटर का होगा कितना स्टेट का, और ये स्टेट को हेल्प करते हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में। थर्ड है आपका ग्रांट्स इन एट टू स्टेट्स। ठीक है, ये ग्रांट्स आपको कौन सा आर्टिकल के नीचे दिया गया है, ग्रांट्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 275। द सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट्स इन एड टू स्टेट। अब ठीक है, इसमें कहते हैं कि सेंटर स्टेट को ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है, स्पेशली किनको, जो बैकवर्ड और फाइनेंशियली वीक स्टेट होते हैं। और वो ग्रांट्स उनको किस चीज में हेल्प करती है, जैसे रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, सेकेंड प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो
सेंटर के द्वारा स्टेट को ग्रांट्स इन एड भी दी जाती है, जैसे जो बैकवर्ड और फाइनेंशियली वीक स्टेट हो गए, जिसे वो अपने रीजनल इम्बैलेंस के लिए या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है? फाइनेंस कमीशन आपका अपॉइंटेड होता है हर एक 5 साल में, ठीक है। द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 years, ठीक है। उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड, और थर्ड, सजेस्टिंग मेजर्स टू इम्प्रूव स्टेट फाइनेंस, ठीक है। तो पहला हमने कहा, पहला उसका फंक्शन होता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स रेवेन्यू का केंद्र और मतलब आपके स्टेट के बीच में। दूसरा, वो ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड करता है। और थर्ड, वो ऐसे मेजर सजेस्ट करता है जिससे स्टेट के फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जा सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बोरोइंग पावर्स में आपका आ जाएगा, अब इसमें ये कि बोथ सेंटर और स्टेट कैन बोरो, वो सेंटर स्टेट दोनों बोरो कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या जरूरी है? स्टेट्स को तो सेंटर की परमिशन की जरूरत होती है बोरो करने के लिए, अगर उनके पास पहले से ही लोन हो सेंटर से, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो स्टेट है उसको तो सेंटर की परमिशन की जरूरत होती है बोरो करने के लिए, इफ दे ऑलरेडी हैव लोन फ्रॉम द सेंटर। ये इसलिए होता है, दिस इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बट ऑल्सो लिमिट्स स्टेट फ्रीडम, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, बट ये उनकी स्टेट की फ्रीडम को भी थोड़ा लिमिट करता है। प्लानिंग असिस्टेंस, प्लानिंग असिस्टेंस में आप यहाँ पर लिखो, ये अर्लियर रोल है, क्योंकि पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता था ना नीति आयोग की जगह। तो अर्लियर क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? स्टेट को। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। नाउ ये रोल मेनली परफॉर्म किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। दो फंड्स आर कलेक्टेड थ्रू द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो वही है, प्लानिंग असिस्टेंस में हमने पढ़ा कि पहले प्लानिंग कमीशन फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था स्टेट्स को उनके डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। नाउ ये रोल मेनली नीति आयोग परफॉर्म करता है, जबकि जो फंड्स है वो फाइनेंस कमीशन एलोकेटेड करता है, ठीक है। फंड्स तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा एलोकेटेड किए जाते हैं, बट नीति आयोग भी मेनली इस चीज को परफॉर्म करता है। सेवंथ है जीएसटी। जीएसटी तो आपको पता ही है कि जीएसटी एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम क्रिएट करना चाहता है इंडिया में, इसीलिए आया था, ठीक है। तो लिख दो एक लाइन, जीएसटी हैज created a uniform tax system in India। इसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंटेड किया गया था सेंट्रल स्टेट के द्वारा। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है टैक्सेस के रेट्स, पॉलिसी, ताकि वो मजबूत कर सके आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। फाइनेंशियल इम्बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब जनरली क्या होता है कि सेंटर के पास मोर रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं और स्टेट के पास क्या है? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। जनरली द सेंटर हैज मोर रेवेन्यू सोर्सेस while states have more responsibilities। लाइक क्या क्या होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो कभी ना कभी इस कारण से क्या होता है कि वर्टिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कौन सा इम्बैलेंस? वर्टिकल इम्बैलेंस, जिसको आपका किसके थ्रू करेक्टेड किया जाता है? टैक्स शेयरिंग और ग्रांट्स के थ्रू। प्रॉब्लम क्या है सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप में? पहला, स्टेट आपका मतलब डिपेंड किस पे करता है? सेंटर के फंड्स पे, ठीक है। तो स्टेट डिपेंड हैवली ऑन सेंटर फॉर फंड, ठीक है। स्टेट को फंड चाहिए तो सेंटर पे निर्भर है। लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट्स के पास, डिले हो जाती है फंड के रिलीज करने में।
और डिस्प्यूट्स भी होते हैं ओवर जीएसटी कॉम्पेंसेशन। लास्ट में कंक्लूजन में आप लिखी है कि द सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, बट प्रॉपर जो डिवीजन ऑफ टैक्सेस है, रेवेन्यू शेयरिंग है, ग्रांट्स है, कॉपरेशन है, वो बहुत जरूरी है एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। ऑल्दो हमें कुछ प्रॉब्लम भी दिखती है, लाइक जिसको कौन मैनेज करता है, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे सेंटर और स्टेट के बीच में। What is the role played by the commercial banks in the development of a country? ठीक है कि देश के विकास में जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या भूमिका प्ले करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास सेम आपका जो सब्जेक्ट MAEC 506 है उसमें भी सेम पूछा गया है, बट थोड़ा इसमें देख लेते हैं, वैसे हमने वहां भी पढ़ रखा है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक आपके वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिपॉजिट जनता से लेते हैं और उनको लोन के फॉर्म में देखते हैं आपके, ठीक है, बिजनेसमैन को, इंटरप्राइजेस को, हॉरो को, ठीक है, पब्लिक को, मतलब बहुत सारे पर्पस के लिए। किसी को मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, किसी को व्हीकल लेना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, जो भी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि भाई जैसे मोबिलाइज करते हैं सेविंग को, जैसे लोगों के पास रखी हुई है, उससे उनसे लेकर जहाँ पहुंचाते हैं जहाँ पर उनका प्रोडक्टिव यूज होगा। तो पहला जो रोल है कॉमर्शियल बैंक का वो यही है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। कॉमर्शियल बैंक इनक्रेज करते हैं लोगों को कि पैसे को सेव करो, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में। उनसे सेविंग को कलेक्ट करके जनता से ये उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन, कॉमर्शियल बैंक जो है क्रिएट करते हैं क्रेडिट को लोन देके, एडवांसेस देके, ठीक है। तो जिससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, जो बिजनेस को एक्सपेंड करता है, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करता है, ट्रेड कॉमर्स जिससे ग्रो होता है। सॉरी मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा गलत बता दिया। सेकंड पॉइंट आपका था कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसमें यही है कि सेविंग जो है लोगों की उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट में। तो बैंक कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। थर्ड है आपका ये क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट, लोन एडवांस देके, जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है इकोनॉमी में, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, और ट्रेड और कॉमर्स को ग्रो करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बैंक जैसे लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ठीक है, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जैसे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इसके साथ साथ ये आपके स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री के भी प्रमोशन करता है, क्योंकि बैंक आपको सपोर्ट करता है किसको, एमएसएमईएस को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, उनको आसानी से क्रेडिट उपलब्ध कराता है, जो स्वयं रोजगार के लिए मददगार होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी में भी हेल्प करता है, ट्रेड कॉमर्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। बैंक फैसिलिटेट्स करता है ट्रेड को किस तरीके से, लोन और ओवरड्राफ्ट्स प्रोवाइड करके, लेटर ऑफ क्रेडिट किस फैसिलिटी देके, चेक एंड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज से। तो जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में हेल्प करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को फाइनेंस कर रहा है, एग्रीकल्चर को, सर्विसेज को, तो ये रोजगार के नए नए अवसर खोल रहा है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट,
कॉमर्शियल बैंक अपनी ब्रांचेस देख लो आप, रूरल एरियाज में भी देखने को मिलेंगी आपको, बैकवर्ड्स एरियाज में भी देखने को मिलेंगी, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में यही है कि बैंकिंग की सेवा से हर किसी को जोड़ना। ठीक है। उसी लिए आपका जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट, जन धन योजना, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, यही तो है कि मतलब बैंकिंग की जो सेवा है वो हर किसी के पहुंच में हो, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई रूरल पीपल हो, हर किसी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें यही है कि बैंक रेगुलेट करता है क्रेडिट को, देखता है ना, मतलब कि अब जैसे आपका बैंक है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है इकोनॉमी में, फिर हमने ये भी तो पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल भी करता है उस चीज को। ठीक है, कि भी ज्यादा सप्लाई ना हो जाए। ठीक है। तो बैंक रेगुलेट करता है क्रेडिट को, सपोर्ट करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज को, चाहे वो आरबीआई की हो। तो बैंक आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है।